हरे कृष्णा। मैं अशोक दवास इजी टू लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित सही जानकारी सरल भाषा में सभी लोगों तक पहुंचाना है। आज की इस कड़ी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको पता होगा कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मौत के कारण बनने वाली बीमारी है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, जो कि भारत में भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि युवा जो हैं उनके अंदर ये तेज़ी से बीमारी जो है वो फैल रही है। देखो कई सारे यहाँ पे हेडिंग्स आपको नज़र आई रही। जिम में ट्रेडमिल करते करते हार्ट अटैक आ गया। गुजरात के अंदर 6 लोगों को हार्ट अटैक आया। कौन से समय? जब वो गरबा परफॉर्म कर रहे थे। राजू श्रीवास्तव जो थे कॉमेडियन फेमस, उनका भी कार्डियक अरेस्ट से जो है वो डेथ हो गई। के जो है उनका भी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई। और सिद्धार्थ शुक्ला, ऐसे जाने मानी हस्तियाँ जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनकी जान जो है वो किसकी वजह से जा रही है? कार्डियक अरेस्ट की वजह से। अचानक से आप जो है वो कहीं जा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि काम करते करते इंसान जो है वो मर जाता है। सही सोया था, सुबह उठकर देखा कि आदमी जो है वो मर गया। पुनीत राजकुमार, होटल में पड़ा दिल का दौरा। देखो खाना खाने गए थे और खाना खाते खाते ही देखो खाना टेबल पर आते ही शख्स ने दम तोड़ दिया। ऐसे ही फैशन इन्फ्लुएंसर जो थी आपकी, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसकी डेथ भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही हुई है। ये सब खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है, जिससे हम बच सकते हैं। तो कैसे हम इस बीमारी से बचें या ये बीमारी कैसे फैलती है, इसके बारे में आज हम जो है वो जानने की एक कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है हमारे सारे शरीर को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। ये हार्ट जो है वो सारे शरीर को क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है। ये पंप करता है। ये पंप जो है लगभग 24 घंटे में 1 लाख बार पंप करता है। तो अब सोचो कोई आदमी इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो उसे खुद को भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती होगी। तो इसे खुद को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इससे जो एनर्जी प्रदान की जाती है या इससे जो सप्लाई दी जाती है वो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है। ये कोरोनरी आर्टरी जो है वो 2 होती है, राइट और लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिख रही होगी। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये राइट कोरोनरी आर्टरी जो है इस वाले पोर्शन को हार्ट को सप्लाई करती है और जो लेफ्ट है वो आगे 2 ब्रांचेज में बढ़ती है, एक तो ये और एक ही है। ये दोनों जो हैं वो मिलकर क्या करती हैं? पूरे हार्ट को भी खून की सप्लाई करती हैं। हार्ट सारे शरीर को खून की सप्लाई करता है और ये तीनों जो है वो क्या करती है? राइट और लेफ्ट हमारी जो कोरोनरी आर्टरी हैं वो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जिसके 2 हो गए। ठीक है, सरकमसांसेस और डिसेंडिंग आर्टरी, ये 2 ब्रांचेज होगी। ये किसको सप्लाई करेंगी? हार्ट को खून की सप्लाई करेंगे। क्लियर है? इसे भी तो चाहिए ना खून। अब देखो तो होता क्या है, हमारी ये जो खून की नसें होती है ना, जिनसे हमारे पूरे शरीर में सप्लाई होती है, ये खून की नसें की 3 परतें होती हैं। खून की नसों की कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं। जो बाहर की परत होती है इसे हम कहते हैं एडवेंटिशिया। क्या कहते हैं? एडवेंटिशिया। जो बीच वाली परत जो होती है उसे कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया और जो अंदर वाली परत होती है इसे कहा जाता है ट्यूनिका इंटीमा। जो भी ब्लड की वेसल्स होती हैं, जो रक्तवाहिनियां होती हैं, जो नसें हम बोलते हैं, उनकी परतें होगी 3। ये बाहरी परत होगी जिसका नाम एडवेंटिशिया है, जो अंदर की परत है बीच वाली उसका नाम मीडिया है, जो सबसे अंदर है ठीक है उसका नाम है इंटीमा। फिर इसके अंदर क्या बहता रहता है? खून बहता रहता है। ठीक है, इनके अंदर क्या रहता है? खून बहता रहता है। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है वो बहता रहता है। ये थोड़ा नीले कलर में दिखाया गया है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फिल्टर होने के लिए हार्ट के पास से आएगी। ठीक है, और इसके अंदर ऑलरेडी फिल्टर ब्लड रहता है। ठीक है, इसलिए इसे थोड़ा रेड कलर से दिखाया गया है। हो गया? समझ में आ गया? अब ये सारी की सारी नसें, यही नस क्या प्रदान कर रही है? हमारे हार्ट को भी खून दे रही है। अब देखो होता क्या है, ये जो नस है जैसे कि आपने देखा कि ये नॉर्मल आर्टरी है, आपने कहा कि ये एडवेंटिशिया है, ये बीच वाली मीडिया है और ये अंदर वाली जो है वो इंटीमा है। समझा? ये जो नस होती है इस नस के अंदर क्या हो जाता है? एक प्लग जम जाता है। जो अंदर वाली नस होती है, कौन सी नस होती है? जो सबसे अंदर वाली जो परत होती है जिसे आपने नाम दिया था क्या? इंटीमा, सबसे अंदर वाली। ठीक है, और ये कौन सी थी? आपकी मीडिया। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? कुछ जमने लग जाता है। क्या हो जाता है? कुछ जमने लग जाता है, कुछ पलक सा जमने लगता है। ये जो पलक सा जमने लगता है तो धीरे 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 जो है ये रास्ता क्या होता है? ब्लॉक होता है। ध्यान रखना, हार्ट को सप्लाई के लिए सिर्फ 20% काफ़ी होता है। लगभग यदि ये 80% भी ब्लॉकेज हो जाता है ना तो भी आदमी जिंदा रह सकता है। 80% ब्लॉकेज हो जाएगा तो भी आदमी क्या रह सकता है? जिंदा रह सकता है, क्योंकि 20% सप्लाई भी पहुंचेगी तो भी वो होता है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। क्लियर है? देखो ये समझ नहीं आया तो यहाँ और अच्छी तरीके से समझाया हुआ है।
सॉरी, ये देखो थोड़ा सा फॉर्मेशन हुआ है, मतलब चालू ही हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। थोड़ा सा आगे देखो, अब जब ये प्रोग्रेस और ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है, धीरे धीरे जमने लगता है, तो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन क्या हो जाता है, ये रप्चर हो जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन क्या हो जाएगी, ये जो जम रहा था वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अंदर यहाँ क्या है, खून है, यहाँ क्या बह रहा है, नस में खून बह रहा है। अब ये अंदर जो जमा हुआ था, ठीक है, ये धीरे धीरे जो जम रहा था काला काला पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से जो कचरा जमा हुआ था, कुछ ना कुछ जो भी था, ठीक है, वो निकलेगा। वो निकल के कहाँ जाएगा, सर वो तो इसी में आएगा, खून में मिलेगा। ठीक है, सही बात है। तो ये अंदर वाली परत फट जाएगी, अंदर वाली परत फट जाएगी, तो ये वाला जो कचरा जो जमा हो रहा था, डिपोजिशन हो रहा था, ये आ जाएगा यहाँ खून में। और देखो अब खून में जैसे इसमें से कुछ केमिकल निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इसमें से कुछ केमिकल निकलते हैं, और ये केमिकल क्या करते हैं, ये जो बहता हुआ खून है ना, इसका थक्का बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया, मतलब ब्लड क्लॉट हो गया। क्या हो गया है, ब्लड क्लॉट हो गया, नसों के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया। तो अब देखो ये नस थी, ये अंदर से आपने कहा था कि ये फूटा, फूटते ही ये जैसे ही बाहर आया, ये खून था यहाँ पे, इस खून के साथ में मिला है, और ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या बना दिया है इसने, क्लोट बना दिया है। क्या बना दिया है, क्लोट बना दिया। अब क्लोट बना दिया तो रास्ता बंद हो गया, क्लोट बना दिया तो रास्ता बंद हो गया। अब रास्ता बंद हो गया तो आगे सप्लाई जाएगी नहीं, रास्ता बंद हो गया तो आगे सप्लाई जाएगी नहीं। जैसे आपके घर में पानी का कोई नल आ रहा है ना, और पड़ोसी ने उसको काट दिया या वहाँ पे जो है वो बंद कर दिया, तो आपके पास पानी आएगा, नहीं आएगा। तो कितने देर जीवित रहेंगे आप पानी के बिना, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन, पर पानी तो चाहिए। ऐसा ही जो है वो शरीर को भी चाहिए, इसको भी तो खून चाहिए, ये भी तो पूरी बॉडी को दे रहा है, तो बेचारा ये भी परेशान हो जाएगा। तो ये 2-3 मिनट तक अपना प्रयास करेगा। अब उस 2-3 मिनट में यदि आपने कुछ कर दिया, तब तो आपका मरीज की जान जो है वो बच जाएगी। अब देखो जैसे ही आपके घर में पानी आया नहीं तो आपको चिंता सताने लगती है ना, तो ऐसा ही हमारे हार्ट के साथ होता है। अब इसके पास खून आया नहीं तो हार्ट को चिंता होने लग जाती है, तो हार्ट को चिंता होने लगेगी तो क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे हार्ट अटैक आया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमें जानना है, कैसे पता चलेगा हार्ट अटैक आया। जैसे ही खून की सप्लाई इस नसों में बंद हो जाएगी, खून नहीं जाएगा, खून जम जाएगा, तो अचानक से बहुत तेज दर्द होगा। क्या होगा, बहुत तेज दर्द होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हार्ट अटैक वाला जो दर्द होगा ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला जो भी दर्द होगा, वो दर्द रेस्टिंग पोजीशन में भी हो सकता है। जैसे आप आराम से बैठे थे, बैठे बैठे अचानक से दर्द उठा, देखो कैसे पता चलेगा, दर्द हो सकता है, लेकिन देखना ये दर्द जो है वो रेफर्ड होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। जैसे ही आपको दर्द उठे, आप देखेंगे कि ये दर्द जो है कहाँ जा रहा है, आप बोलेंगे कि बहुत तेज शार्प जैसे सुई चुभ रही है, ऐसे खतरनाक दर्द हुआ, ठीक है, आप पकड़ के बैठ गए और आपने देखा कि ये दर्द धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, कंधे की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कंधे की तरफ, या फिर कहाँ जा सकता है, गर्दन की तरफ जा सकता है, या फिर आपकी कमर में खिंचाव आ सकता है, या फिर आपकी जा जो है, जबड़ा जो है उधर भी जा सकता है। तो देखना दर्द यहां से शुरू होकर इधर होता हुआ यदि रेफर कर रहा है तो आप समझ जाना तुरंत कि ये किसका दर्द है, हार्ट अटैक का दर्द है। ठीक है। दूसरा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। अब जब दर्द होगा तो आपको लगेगा कि चेस्ट में क्या आ गया, खिंचाव आ गया, आपकी छाती में जो है खिंचाव आ गया है। कैसे पता चलेगा, देखो 3 चीजें, एक तो लगेगा जैसे किसी ने छाती पे पत्थर रख दिया हो, प्रेशर पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, स्क्वीज, जैसे कोई आपकी छाती को दबा रहा हो, जैसे कोई आपकी छाती को क्या कर रहा हो, दबा रहा हो। और तीसरा टाइटनेस, बहुत टाइट जो है वो आपकी छाती हो जाएगी। आप सांस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आपको सांस जो है वो नहीं आएगी, और सारा शरीर जो है वो पसीने में हो जाएगा। सारा शरीर क्या हो जाएगा, पसीना 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 पसीना, सारा शरीर जो है वो पसीना हो जाएगा। बैठे थे आप आराम से, घर वालों के साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे, अचानक से इतना खतरनाक दर्द हुआ और पसीना पसीना हो गया सारे शरीर में। और सर जो है घूमेगा, डिजीनेस, चक्कर से आपको आने लगेंगे, आपको लगेगा कि सर घूम रहा है, दर्द हो रहा है, इधर जा रहा है दर्द, ठीक है, और पसीना आ गया है, और ऐसे लगेगा कि जैसे तो सर फटने वाला है। क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने कहा था कि यदि हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट ही सारे शरीर को सप्लाई कर रहा है, तो अब ब्रेन के पास भी सप्लाई नहीं जाएगी, और ब्रेन के पास भी सप्लाई नहीं जाएगी तो धीरे धीरे हमें जो है वो डिजीनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सर घूमेगा, अब सर घूमेगा, ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो जैसे पानी नहीं मिला, जैसे मैंने बताया, तो आप पड़ोसियों को जो है वो बोलते होगे कि अरे पानी देखना कैसे बंद हो गया है ना, ऐसे ही हमारा शरीर भी बोलता है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो तेज तेज सांसें आप लेंगे, है ना, और सांस आपको आएगी नहीं, डिफिकल्टी हो जाएगी सांसों के अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तेजी से आप सांस लेना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपको सांस नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा नहीं रहा है, खून में ऑक्सीजन की कमी जो है हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशन होगी तो आपको क्या लग सकता है, उल्टी और उबाग जैसा भी लग सकता है। आपको लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, उल्टी उबाग जैसा लग रहा है, आपके जो है वो छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पसीना हो गया है,
ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज हो गया है। क्यों हो गया है? ब्लॉकेज हो गया है और सप्लाई नहीं मिल रही है। अब सप्लाई नहीं मिल रही है, ब्लॉकेज हो गया है, तो क्या करें? तो आपने कहा था कि तुरंत प्रभाव से आपको क्या करना है? केयर देनी है। हमारी क्लास की यही बात थी। तो हमारी क्लास जो है, जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट एड पे बेसिस है, क्योंकि घर पे भी हम कैसे केयर दें। तो जैसे ही घर परिवार में, रिश्तेदारी में, कहीं पे भी किसी को ऐसा होता है तो सबसे पहले उसे सही पोजीशन पे बिठा दें कि भाई साहब आप आराम से बैठ जाओ। आराम से उसको बिठाओ या तो लिटाओ। यदि वो लिटाने पे बोल रहा है कि नहीं सांस नहीं आ रहा मेरे से, तो नहीं बस की बात है, तो उसको तुरंत थोड़ा सा बिठा दो। ठीक है, इस तरीके से आप उसे बिठा दो, कोई सराहना लगा के बिठा दिया। इसके बाद में आपने कहा था कि आप उसे पूछ लो कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, दर्द कहाँ से चालू हुआ, क्या हुआ है, ऐसे कि वह बोलता है कि नहीं। ठीक है, रेस्पॉन्स करेगा या नहीं। वो बोलेगा कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो तुरंत प्रभाव से उसके कपड़े ढीले कर दो। क्या कर दो? कपड़े ढीले कर दो। कपड़े ढीले कर दिए, उसके बाद में आप क्या करो? उसे बोलो, ठीक है, कि हुआ क्या था असल में, बताओ तो सही। ठीक है, आपको कोई पहले कभी ऐसा हुआ है? तो वह बोलता है कि नहीं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, या वह बोलता है कि हाँ पहले कभी मेरे घर में किसी को ऐसे हुआ था, या किसी को, या मेरे को खुद को भी पहले ऐसा हुआ था। तो उसे पूछो कि कभी डॉक्टर को दिखाया? तो बोलेगा नहीं डॉक्टर को तो नहीं दिखाया। या बोलेगा कि हाँ डॉक्टर को दिखाया था, कोई गोली दी थी कि हाँ गोली दी थी। तो यदि डॉक्टर को दिखाया हुआ था और गोली दी थी तो वह गोली आप दे दो मरीज को। ठीक है, गोली कौन सी देते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, आप जो गोली जो है वो मरीज को दे दो। या फिर एस्प्रिन, दवा के बारे में हम आगे बात करेंगे। जो भी दवा डॉक्टर ने लिखी है, मैंने कहा था कि हम सरल जानकारी देंगे, मतलब सही जानकारी देना है। तो दवा हमेशा डॉक्टर के अनुसार ही लेना है। तो डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो दवा आप देंगे, वो दवा आप दे देंगे। और क्या कर लेंगे? तुरंत जो भी हेल्थ सेंटर है वहां पे फोन कर देंगे कि भाई साहब ऐसा हो गया, और तुरंत इस मरीज को जो है वो आप कहां ले जाओगे? हॉस्पिटल के अंदर ले जाओगे, ताकि मरीज जो है वो मरने से बच जाए। यदि इसी कंडीशन में मरीज बोल रहा है, इसी कंडीशन में मरीज बोले नहीं, यदि उसकी सांसें ही बंद हो जाएं, तो आपने हमारी पहली क्लास में पढ़ा था सीपीआर में कि यदि सांसें बंद हो गई हैं, धड़कनें बंद हो गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत क्या देना है? सीपीआर देना है। यदि आप इस क्लास पे नए हैं तो हमारी पुरानी वीडियो के अंदर जरूर जाके देखें कि सीपीआर आपको देना है और कॉल कर देना है, और मरीज को कहाँ लेके जाना है? हॉस्पिटल में लेके जाना है। ऐसी कंडीशन में आपने कहा था कि मरीज में क्या होता है? मरीज के अंदर आपने कहा था कि क्या जम जाता है? खून जम जाता है। क्या जम जाता है? खून जम जाता है, तो आगे सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही पढ़ा है हमने। तो क्या करना है? कुछ दवाइयाँ होती हैं वो हमेशा आपको घर में रखना है। हर घर में, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो पर्स लेके, पैसे लेकर निकलते हो, किराया लेके, सेम ऐसे, या फिर बाइक चला रहे तो ड्राइविंग लाइसेंस या हेलमेट लेके चलते हो, ऐसे इमरजेंसी चीज है, आपको ये भी लेके चलना है। आपको क्या करना है? ये वाली दवा भी लेके चलनी है। कौन कौन सी दवा है? एस्प्रिन है, इकोस्प्रिन 325 mg की। क्या करती है यह दवाई? ब्लड को पतला करती है। अरे जो जम गया उसको नहीं घोलती है, ध्यान रखना। जो जम गया है वो तो जम गया, उसको नहीं घोलेगी, पर ब्लड को पतला कर देगी। अब आपके नल के अंदर जो है वो सप्लाई में कुछ कचरा फंस गया है, तो ऊपर का पानी जो यदि पतला होगा तो थोड़ा सा रिस्क करके आ जाएगा, थोड़ी सी भी जगह को लेकर आ जाएगा। इसलिए जो खून है उसको पतला कर देंगे, तो जितना स्पेस मिलेगा उसमें से आगे चला जाएगा और तब तक आप हॉस्पिटल में ले जाओगे। ठीक है, दूसरा है क्लोपिड्रिल। ये क्यों देंगे? ये 75 mg की 4 टैबलेट देंगे। ठीक है, ये क्या करती है? एंटी प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स क्या होती है? एग्रीगेशन करती है और चिपकती है, कुछ सा बनाती है। तो एंटी प्लेटिलेट्स देंगे तो ब्लड जो है वो जमेगा नहीं। ठीक है, जो जम गया उसका इलाज नहीं है, आगे नहीं जमेगा। और क्या दे सकते हो? रोसोवैस्टिडिन देंगे, कितनी? 10 mg की देंगे। ये क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। वो जो थक्का जम रहा था, धीरे धीरे कुछ उसमें जम रहा था, वो धीरे धीरे कम होता है। तो ये वाली दवाई आप उसे तुरंत दे दो, खिला दो और हॉस्पिटल में ले जाओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखी होगी कि क्या होता है, कुछ दवाई होती है, ठीक है, जो देनी होती है। जैसे अभी बात की ना, जैसे कि आप जो है वो जीभ के नीचे रखने की एक दवाई आती है ना, नाइट्रोग्लिसरीन, वो दे भी सकते हैं। लेकिन देखो दिक्कत क्या होती है, ये क्या करती है? वेजोडाइलेटर। क्या करती है? ये नसों को क्या कर देती है? चौड़ा कर देती है। वेजोडाइलेटर नस को चौड़ा कर देगी तो क्या हो जाएगी? ये ढीली हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर कम होगा और साइड से खून निकलकर सप्लाई तो पहुंच जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? यदि किसी को पहले से बीपी की बीमारी हो, यदि किसी को पहले से बीपी की बीमारी हो और उसे ऐसी दवाई हमने बिना जांच के दे दी तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उसका तो बीपी और कम हो जाएगा। इसलिए हर दवाई जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही देनी है। जान बचाने के लिए आपको देना है तो आप ऐसी कंडीशन में ये दवाई दे सकते हैं, इतना कोई इनका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। फिर आपको अस्पताल में लेके जाना है। जब आप अस्पताल में लेके जाएंगे तो सबसे पहली जाँच करवाई जाती है वहाँ पे ईसीजी। क्या करवाई जाती है? ईसीजी।
जब छाती की जांच होती है, ईसीजी होती है, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस देखने को मिलता है, एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, एक खून की जांच करवानी है तुरंत प्रभाव से, क्योंकि जैसे ही वहां पे वो खून का थक्का गया है, हमारी मसल्स जो हैं वो कुछ प्रोटीन या कुछ एंजाइम जो है वो रिलीज करती हैं। एंजाइम जो रिलीज करती है उसे आप सीकेएमबी बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, सीकेएमबी जो है वो एंजाइम रिलीज करती है। ऐसे ही कुछ प्रोटीन भी रिलीज करती है जो ब्लड में हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक किट आता है ट्रोपोनिन आई करके, है ना, ठीक है, 500-700 रुपए का किट आता है, वो किट लेना है, खून निकालना है और खून की 2 बूंदे उसमें डालनी है। यदि प्रोटीन होगा, कार्डियक प्रोटीन होंगी, तो वो पॉजिटिव आएगा तो डॉक्टर बोलेगा कि इसको आगे की जांच के लिए या आगे की जो भी है डॉक्टर को जो करना है उसके लिए वह एडमिट कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा आप एक जांच और कर सकते हो, ट्रोपोनिन एन, ये भी प्रोटीन ही है, ठीक है, जो भी मसल्स के द्वारा आ रहा है। तो आप ये जांच भी जो है ये भी ब्लड के द्वारा हो जाएगी, तुरंत प्रभाव से जांच करा लो। आपने तीनों जांचें करवा ली और आपने देखा कि ईसीजी में भी चेंजेस है और ये जो कार्डियक प्रोटीन थे ये भी बढ़े हुए हैं, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट ही रहने दो। अब डॉक्टर जाने और उसका काम है जाने, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, इक्को करेगा, इक्को करेगा और आपको बताएगा कि कितना % ब्लॉकेज है और आपको आगे ये काम करना है या नहीं, स्टेंट डलवाना पड़ेगा या एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ेगी, एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी, जो भी है डॉक्टर बताए वैसा ही करना है, घर पे इलाज नहीं करना है। इको कर लिया। अब देखो होता क्या है, तो आपने कहा था कि ये देखो ये नॉर्मल वेसल्स आपको नजर आ रही है, ये देखो 3 परतें हैं, बाहर की परत, बीच की परत, अंदर की परत। अंदर की परत में ये देखो सफेद सफेद जो आपको नजर आ रहा है ये खून बह रहा है, ये क्या बह रहा है, खून बह रहा है। और ये जो डिप्पे डिप्पे आपको दिख रहे हैं ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये खून बह रहा है, मतलब ऐसे कैसे। अब देखो मैंने कहा कि ये जो जमने की प्रोसेस होती है ये बचपन से या 10 साल से 20 साल से स्टार्ट हो जाती है, हर साल में लगभग 2% बस जमती है। और शरीर को ब्लड को खून जो हार्ट है उसे खून कितना चाहिए, 20% भी मिले तो चलेगा। तो लगभग 20, 30, 40 साल के अंदर जाकर ब्लॉकेज जो है वो अपना असली रूप दिखाता है, मतलब 100% ब्लॉकेज होता है लगभग 40 साल की उम्र में। तो जैसे मेरे को आज चालू हो गया है ना ये बनना, ठीक है, ये यहाँ पे जमना जो है वो आज चालू हो गया है, तो ये कब तक है, लगभग 30, 40, 50 साल तक बनता रहेगा आगे, तो भी मुझे नुकसान नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ 20% ही सप्लाई सही है, क्योंकि ये इतना बढ़ेगा तो भी इधर से चला जाएगा वो तो ब्लड तो जाता रहता है। पर 100% ब्लॉकेज इज हार्ट अटैक। अब यदि ये फूट गया, अब यदि ये रप्चर हो गया, देखो अच्छे से दिख रहा है इसमें, जैसे ये क्या हो गया है, यहाँ पे फूट गया है, तो फूट गया तो मैंने कहा यहाँ से केमिकल निकलेंगे और ये केमिकल क्या कर रहे हैं, ये देखो थक्का बना रहे हैं, ये केमिकल क्या कर रहे हैं, थक्का बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, पूरा ब्लॉकेज हो गया, तो अब आगे सप्लाई देखो यहाँ पे दिख रहा है सप्लाई, नहीं ना, तो सप्लाई क्या हो गई है, बंद हो गई है, सप्लाई क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो हमारी आज की क्लास का और मुख्य सवाल कि सर इस हार्ट अटैक को कैसे रोका जाए या कैसे प्रिवेंट किया जाए। ये तो प्रिवेंटेबल डिजीज तो है, ठीक है, अरे नल में से कचरा निकालना है तो प्रिवेंटेबल डिजीज तो हुई ना, ठीक है, कचरा साफ कर दोगे तो पानी आने लगेगा, बस पानी की सप्लाई तो बराबर करनी है, तो खून की सप्लाई यहाँ पे बराबर करनी है। तो देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मुझे दीवार बनानी है तो दीवार के लिए ईंट और क्या लगती है, चूना, ठीक है, ईंट और चूना मेरे पास होना चाहिए, तो मैं ऐसे जमा दूंगा, बन जाएगी दीवार, ठीक है। तो ऐसे इसमें कोई ना कोई चीज है, इस काले काले में ये जो जम रहा है इसमें कोई ईंट और चूना है जो ये दीवार बना रहा है। यदि मैं ये ईंट और चूने को मिलने ही नहीं दूं तो ये दीवार बनेगी नहीं और मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसी खतरनाक बीमारी से बच जाऊंगा। तो क्या है ये ईंट और क्या है ये चूना और कैसे मैं इस दीवार से अपने आप को बचाऊंगा। तो देखो देखो ये जो चूना और ये है कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है, जो भी एनिमल फूड हैं उन सारे एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए यदि अपने आप को हार्ट अटैक से बचाना है तो सबसे पहला काम क्या कर देना है, एनिमल जो भी फूड है उनको अवॉइड कर देना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे तो एनिमल से तो दूध भी आता है, हाँ तो दूध में भी होता है कोलेस्ट्रॉल, दूध में भी होता है, धीरे धीरे जमेगा, आज नहीं तो 10 साल 20 साल 30 साल उनके अंदर धीरे धीरे खतरा बढ़ेगा। इसीलिए तो आपने देखा ना हार्ट अटैक जो है वो अमीर आदमियों को ज्यादा आ रहा है। क्या उनके पास पैसों की कमी है, सब कुछ है खाने पीने का, फिर क्यों आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि विज्ञापन में दिखा देते हैं ट्राइग्लिसराइड, ये तेल सही है हार्ट अटैक से बचाएगा। अरे तेल खराब है तो है ही, ऑयल तो खराब है तो है ही, वो चाहे कोई सा ही हो, बस फर्क इतना है कोई 90% खराब है, कोई 80% खराब है, कोई पूरा 100% खराब है, इतना ही फर्क है, पर खराब है ही। तो फिर क्या करें, तो बिना तेल के थोड़े ना सब्जी खा लें और बिना घी के थोड़े ना रह जाएं।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाओ मत, लेकिन एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक लिमिट में आपको खाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि अपने आप को इस बीमारी से बचाना है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर के अंदर कम होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी शरीर में कम होना चाहिए। मतलब इन दोनों से यदि आप बचा लोगे, इस चूने को और इस पत्थर को एक जगह नहीं होगे, जमने नहीं दोगे, तो ये दीवार नहीं बनेगी और आप सही रहोगे। ये बनता कैसे है, तो आपने कह दिया कि ये तो एनिमल फूड से आता है और ये सारे के सारे ऑयल जो होते हैं, जितने भी तेल होते हैं, उनसे ये मिलता है। तो दूध कौन सा पीऊं, तो दूध में से आप क्रीम निकाल दो, मलाई निकाल दो, उसके बाद पी लो, ठीक है। ऐसे ही आपने कहा कि तेल, तो तेल थोड़ा कम डालो, तेल क्या करो, कम डालो। ऐसे नहीं है कि भाई तेल तैर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जैसे मटन की जगह चिकन खा लो, चिकन की जगह फिश खा लो, ऐसे करके तो आप जो है वो कम कर सकते हैं। मना नहीं कर रहा मैं, पर अपने आप को बैलेंस तो आप ही को करना है। तो देखो ये दोनों जमते हैं कौन कौन सी कंडीशन में, यदि मरीज को बीपी है तो बीपी के लिए क्या करो, नमक कम कर दो, शुगर है मीठा थोड़ा सा कम कर दो, ओबेसिटी है एक्सरसाइज चालू कर दो, ठीक है। आपने कहा स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दो, दारू और हुक्का और दारू बिल्कुल बंद कर दो। और स्ट्रेस कब पैदा होता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, जब ऐसी कंडीशन आपके अंदर आ जाती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब आप में स्ट्रेस होता है। तो ऐसा जिंदगी में लाओ ही मत, टेंशन पालनी नहीं। ये चीजें तो आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को तो बिल्कुल बंद कर दोगे और इन चीजों को कम कर दोगे। ये जो लिखा है देखो, जो रेड एरो में दिखाया है ये खतरनाक है, लाल ग्रीन सिग्नल दे दिया ना, ग्रीन रेड सिग्नल दिया ना, मतलब खतरनाक है। ये तो शरीर में आनी नहीं चाहिए। और शरीर में ये कैसे जमा होती हैं, जब ऐसे होगा, हमारे बीपी की प्रॉब्लम होगी, हमारे ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, हमारे टेंशन होगी, हम दारू पिएंगे, हम उक्खा पिएंगे, तो ऐसे में ये ज़्यादा जमते हैं। तो इनको क्या कर दो, कम कर दो। तो फिर करें क्या, सब भी कम करना है तो ये करो ना, जो ग्रीन सिग्नल लिखा है वो करो। क्या करो आप, जो है वो क्या करो, ये देखो जीरो ऑयल, ऐसा खाना बनाओ जिसमें ऑयल ही नहीं हो, ठीक है। अरे वो खड्डी वड्डी होती है ना, जिनके अंदर जो है वो ऑयल नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में तेल खरीदने का पैसा नहीं होता, उनको तो हार्ट अटैक नहीं आता, ठीक है। अरे तो नहीं आता, अच्छी बात है ना। आजकल जो अमीर लोग हैं वो फ्री ऑयल वाली रेसिपी सीख रहे हैं, और वो आदमी जिनके पास तेल का पैसा ही नहीं है, वो ऐसी बीमारी से अपने आप ही बच गया ना, ठीक है। तो ये दिखाना नहीं, समझना है चीज़ों को। वॉकिंग, टहलना, और टहलने का मतलब ऐसे नहीं कि खाना खा लिया और ऐसे टहलने लगे, कुछ इस तरीके से चलना है कि सप्लाई जो है वो तेज हो, ब्लड की सप्लाई जो है वो तेज रहे। तो ब्लड की सप्लाई बननी चाहिए, तो कम से कम आपको आधा घंटा पूरे दिन में जो है वो इसी स्पीड से वॉकिंग करना है कि सप्लाई जो है वो तेज हो जाए। योगा, प्राणायाम करो, योगा करो, ठीक है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल खाओ, इनसे क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर पूरे तेल बंद कर देंगे तो त्वचा सूखी हो जाएगी, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। ये मॉइस्चराइजर आते हैं, बाहर से लगा लो क्रीम, कोई मना थोड़े कर रहा है आपको, ठीक है, पर अंदर से जरूरत नहीं है। और जो भी हमारा खाना होता है उसमें थोड़ा थोड़ा जो है अनसेचुरेटेड फैट वगैरह रहता है, तो थोड़ा फैट हमें मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बाहर से बंद कर देंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, जो कुछ खा रहे हैं उनमें भी होता है। तो ये जमा नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों से बचना है और इन चीज़ों को अपनाना है। यदि ऐसा करेंगे तो इस खतरनाक बीमारी से जो है वो हम बच सकते हैं, अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। आशा करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। यदि क्लास समझ में आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, राधे राधे।